पुस्तक पढ़ लिए थे कल, अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे ना। अम्ल के रासायनिक गुण में हमने पहली क्रिया देखा था कि अम्ल की धातुओं के साथ क्या क्रिया होती है। उस क्रिया में हमने पहले देखा कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, वो अम्ल से क्रिया करती हैं तो अपना लवण अर्थात सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। ठीक है। लेकिन हमने बाद में देखा कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, अर्थात जिनकी क्रियाशीलता कम है, अर्थात जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे। ठीक है। वो क्या करती हैं, जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो सॉल्ट अपना बनाती हैं, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, लेकिन साथ में जिस ऑक्सी अम्ल से क्रिया करती हैं उसका ऑक्साइड भी मुक्त करती है। जैसे हमने उसमें H2SO4 से देखा, तो H2SO4 में ऑक्सी अम्ल था ना, H2SO4, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। किसका ऑक्सी अम्ल है, सल्फर का। कैसे पता चला, देखो नाम था इसका H2SO4, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बचा कौन, सल्फर, तो ये सल्फर का ऑक्सी अम्ल है। ठीक है। अभी हम ये लिख दें HClO4, H और O4 को छोड़ो, बचा कौन, Cl, ये क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इस तरह से तो क्या होगा, इसमें सल्फर के ऑक्सी अम्ल से क्रिया किया था तो सल्फर का ऑक्साइड मुक्त किया था, हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो जिस ऑक्सी अम्ल से क्रिया करेगा उसका ऑक्साइड मुक्त करेगा। अब हम लोग दूसरी क्रिया पढ़ते हैं, जाओ किताब दो, दूसरी हेडिंग लिखेंगे अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अम्लों की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। लिखना शुरू करो। जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट, जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हैं, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हैं, तो हो गया, लवण बनता है, तो लवण बनता है तथा जल बनता है और CO2 गैस निकलती है,
हो गया, ये ध्यान में रखना। पहले हिंदी में रिएक्शन लिख लो। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? प्लस अम्ल, तीर के बाद लवण बनता है, जल बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया ये प्रकार से। धातु कार्बोनेट ऑब्लिक बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल, तीर के बाद लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया ना, ये रूल है हमारा। अब कार्बोनेट जब भी अम्ल से क्रिया करेगा तो अपना CO2 अवश्य निकालेगा। या एक रूल और याद रखो, कार्बोनेट की क्रिया कहीं भी होती है बाद में CO2 जरूर बनता है। कार्बोनेट का सूत्र, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या जानते हो? CO3 पे 2-, ये है कार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है HCO3 पे माइनस। ध्यान देना इस बात को, कार्बोनेट का है CO3 पे 2-। जब बाइकार्बोनेट बना अर्थात हाइड्रोजन कार्बोनेट बना तो कार्बोनेट में हाइड्रोजन जुड़ गया, जुड़ा। तो अभी देखो कार्बोनेट है, इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो HCO3 तो बना है, लेकिन आवेश की भी चर्चा कर लो। -2 है और प्लस कितना है? 1 है, तो माइनस वाला बड़ा है, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 1। इस पर आवेश -1 ही आएगा। दिखाई दे रहा है? तो बाइकार्बोनेट पे -1 क्यों आया है? क्योंकि जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ा तो एक ऋणावेश इसका एक धनावेश से कट गया। दिखाई दे रहा है? इसलिए खाली एक ही ऋणावेश बचा हुआ है। तो लिख सकते हो ये दोनों को कॉपी के सबसे ऊपर, तब अपना रिएक्शन हम शुरू करते हैं। इसका सल्फर धातु दिन का धरेंगे खोपड़ी फूट जाएगी। सल्फर अधातु है, 4 दिन से उसको पड़ेगा धातु है। अरे सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, पोटेशियम धातु है, सारी की सारी धातुएं ही तो हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक धातु लेते हैं। सोडियम लिया जाए, चलो पहले सोडियम लेके उसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सूत्र बना लेते हैं, तब हम रिएक्शन पे चलते हैं। उत्पाद एक ही बनेगा, कार्बोनेट लो चाहे बाइकार्बोनेट, उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा। कार्बोनेट लेंगे तब भी यही बनेगा, बाइकार्बोनेट लेंगे तब भी यही बनेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बाइकार्बोनेट बनने से केवल हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जल में जाके संतुलित हो जाता है, क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है ना? तो बाइकार्बोनेट आने से कोई अलग परमाणु नहीं आया कि कोई अलग यौगिक जाके बनाना पड़ेगा हमें, केवल हाइड्रोजन ही तो एक्स्ट्रा आया ना बाइकार्बोनेट में। उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को जल संतुलित कर लेता है, इसलिए उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे तुम कार्बोनेट तो चाहे बाइकार्बोनेट। और एक चीज अब ये याद कर लो कि कार्बोनेट की क्रिया कहीं भी पढ़ोगे बाद में क्या बनाओगे? CO2 अवश्य बनाओगे। ठीक है? अब देखो होगा क्या, Na। पहले तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाया जाए। Na बनाता है प्लस, बनाता है। उसके बाद CO3, पहले कार्बोनेट का बनाया जाए। CO3 बनाता है 2-, इसके ऊपर प्लस अर्थात 1 है, और इसके ऊपर कितना माइनस है? 2- अर्थात कितना है?
2 है, ठीक है। तो 1 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, अर्थात इसका 2 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, तो बन गया Na2CO3। इसके नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो सूत्र बना इसका Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाए। खाने वाला सोडा तुम लोग देखे होंगे, खाने वाला सोडा दुकान पे आता है, ठीक है, सफेद पाउडर की तरह होता है, वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या बना सकते हो, Na+ और बाइकार्बोनेट का सूत्र HCO3 पे माइनस, इसका भी 1 और इसका भी 1, लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे दोनों जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा जी, NaHCO3 बन जाएगा, बनेगा। बस आवेश हमें पता करना है, आवेश पता है तो हम काम कर सकते हैं। आवेश देखा हमने, यहाँ पे 1 था, इसका 2 था, नहीं कटा तो 2 इसके नीचे लिखे, 1 उसके नीचे लिखे, 1 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे दोनों पे 1 था, तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमने सीधे जोड़ दिया NaHCO3, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं नीचे, तो हमारा सूत्र बन गया। अब इसी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखो, पहले हिंदी वाला लिखिए ना, नीचे लिखो जैसे जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के कोष्ठक में ये सूत्र लिख लेना Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट के कोष्ठक में सूत्र लिख लेना Na2CO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट उसके कोष्ठक में सूत्र लिख लेना NaHCO3, NaHCO3 की क्रिया कौन से अम्ल से कराएं, कौन से अम्ल से कराया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल से कि हाइड्रोक्लोरिक से, देखो कहां तक लिखे, की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। कोष्ठक में लिख देना HCl, HCl से निम्न प्रकार होती है, HCl से निम्न प्रकार होती है, HCl से निम्न प्रकार होती है, हो गया। देखो फटाफट देखते जाओ, तुमको इतना पता है बनेगा तो बाकी का काम तुम अब कर सकते हो। धातु कार्बोनेट, पहले कार्बोनेट लिया जाए, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया हमको HCl पे करानी है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करानी है। तो तीर के बाद बनेगा लवण, ठीक है। तो लवण कैसे बनेगा, ये अम्ल है, ये H+ आयन देता है, तो इसका H+ आयन छोड़ दो, क्यों, क्योंकि जब लवण बनता है तो लवण में ना तो H+ होता है ना तो OH- होता है, तो इसका हाइड्रोजन हमें छोड़ना पड़ेगा। बचा कौन, Cl, Cl कौन सा आयन बनाता है, माइनस वाला, तो ये Cl- इसमें से किसके पास जाएगा, सोडियम के पास जाएगा, क्योंकि Na+ बनाता है, तो Na+ के पास चला जाएगा, तो इसका बन गया लवण। क्या बन गया, NaCl। यहाँ पे एक काम करो, ये जो लिखे हो ना, ये इसको ऐसे बना लो, धातु लवण, तब सही जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि वो लवण में तुमको उसको उस धातु के साथ जोड़ना है जिस धातु का तुमने कार्बोनेट लिया। हमने कार्बोनेट यहाँ सोडियम का लिया ना, तो इसको सोडियम के साथ जोड़ना है। मैग्नीशियम का लेते तो मैग्नीशियम के साथ जोड़ना है। धातु लवण लिख तो आसान है। NaCl तुमने बना दिया, प्लस क्या बनेगा जी, H2O बनेगा, क्योंकि जो इसका H निकलेगा इसकी ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ठीक है।
और CO3 जो है एक ऑक्सीजन छोड़ के अपना क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी क्रिया होगी। संतुलन में लाया जाए इसको, संतुलन में है अभी नहीं, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, काम हो गया था, हो गया। क्यों? क्योंकि देखो पहले इधर 2 हाइड्रोजन था ना, इधर एक ही था, उसको संतुलित करने के लिए हमने 2 किया, तो क्लोरीन इधर कई हो गया, 2 ठो, लेकिन इधर एक ही दिख रहा था, इसलिए हमने सामने 2 कर दिया, तो 2 सोडियम हो गया। देखो क्या इधर 2 सोडियम है 2 सोडियम, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3। इसी में से तो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन ने निकाल लिया था, तभी उसने अपना H2O बनाया है। ठीक है। उसके बाद से CO3 से एक ऑक्सीजन जब निकल गया तो क्या बचा, CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। ये प्रकार से इसका क्रिया होगी। अब बताओ इसकी क्रिया क्या होगी, NaHCO3 रामानुज क्या होगी इसकी क्रिया? तीर के बाद क्या बनेगा? क्या बनाएगा? ये हमारा अम्ल है, अम्ल का H+ छोड़ेंगे तो बचा क्या, Cl-। ये किसके पास जाएगा, मेटल अर्थात धातु के पास जाएगा। कौन है यहाँ पे, सोडियम। तो Na जो है Cl से जुड़ता है तो NaCl बनता है। सामने संख्या मत देखो कि संख्या क्या है, हमें तो केवल अभी यौगिक बनाना है। यौगिक बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि संख्या क्या है, संतुलन बाद में करेंगे हम। ठीक है। तो क्या हुआ, NaCl बना, अब क्या बनेगा जी, प्लस H2O ही बनेगा, क्योंकि हमने कहा हाइड्रोजन आने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हाइड्रोजन जाके बैलेंस किस में हो जाएगा, H2O में। देख रहे हो कि यहाँ पे तो और आसान हो गया। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, 2 हाइड्रोजन यहीं से हमको मिल गए, संतुलित की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ तो संतुलन भी करना पड़ा था। उसके बाद प्लस में क्या बन जाएगा, CO2। क्यों? क्योंकि CO3 का एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन ने लिया। तो ये प्रकार से हमारी क्रिया हो गई। ठीक है। तो अब तुमसे ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, एक तो पूछेगा क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। ठीक है। तो हमको लिख देना है कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो पहले रिएक्शन लिख लेना, तो समझ जाओगे क्या क्या बनता है। तो NaCl बनता है, प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 गैस बनती है। हो गया ना। अब देखो ये वाला हम दे रहे हैं, तुम लोग हमको लिख के दिखाओ तुरंत। और दूसरा प्रकार कैसे दे सकता है जो हम यहाँ पे तुम लोग को बोलने वाले हैं। कैसे, इस तरह से लिख देगा। किस तरह से लिख देगा, CaCO3 नाम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या खड़िया या चौक या संगमरमर, सब इसी का नाम। ठीक है। प्लस H2SO4, तीर के बाद डॉट डॉट प्लस H2O प्लस डॉट डॉट। ठीक है। बनाओ फटाक से, डॉट डॉट प्लस H2O प्लस डॉट डॉट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसे ही पूछ लेगा तुमसे। ये दोनों रिएक्शन अपनी कॉपी में लिखना है, ये वाला, तब इसको हमको रफ में करके दिखाओ। पहले ये अपनी कॉपी में लिख लेना, जो अभिक्रिया बोले ना कि निम्न प्रकार की क्रिया होती है, तो इसको लिख लो फटाक से। अब देखो क्या किया हमने इसमें, CaCO3 प्लस H2SO4 बराबर बनेगा, पहला तो तुम्हारा धातु लवण बनेगा, दूसरा तुम्हें जल दिख ही रहा है, तीसरा में क्या भरना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तुमको कार्बन डाइऑक्साइड भर दिए। क्यों भरे ऐसा, क्योंकि एक धातु का कार्बोनेट है, धातु हो गई कैल्शियम, कार्बोनेट हो गया CO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की क्रिया से धातु लवण बनेगा। धातु कौन सी थी यहाँ पे, कैल्शियम। कैल्शियम इसके ऋणावेश से क्रिया करेगा, Ca बनाता है 2 प्लस, SO4 भी बनाता है 2 माइनस, Ca बनाता है 2 प्लस,
और SO4 बनाता है 2-, 2+ से 2- एक एक बार में कट जाएगा, तो नीचे एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सूत्र बनता है CaSO4। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, CaSO4। तो ये भी तर्क तुम्हें याद में रखना है कि CaSO4 तुमने क्यों लिखा। एग्जामिनर तो तुमसे पूछने नहीं आएगा, लेकिन जिसके सामने लिख दिए अगर कहीं वो पूछ दिया तब ध्यान दिए रहना। उसके बाद प्लस में H2O हमने दिया ही था जल, और प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है। कार्बोनेट जब भी है तो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ठीक है। तो बस ये रिएक्शन हमारा हो गया। अब पूरा लिख लो इसका गुण, तब हम एक साथ क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस बोलेंगे जो कि इनके रासायनिक गुणों पर आधारित होंगे, उनके बाद के रिक्त स्थानों की पूर्ति तुम्हें करनी होगी, क्योंकि इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। बोल देगा कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिएक्शन लिख देगा, उत्पाद तुमको बनाना रहेगा। तो ऐसे 6 उत्पाद पूछेगा, ठीक है ना। लिखो आगे। ये वाला हो गया ना सोडियम के साथ। अब जब हमने सोडियम के साथ बता दिया तो तुम किसी के साथ कर सकते हो, चाहे कोई भी धातु का कार्बोनेट लिया जाए, बाइकार्बोनेट लिया जाए, चाहे कोई भी अम्ल लिया जाए। हमने यहाँ पे HCl लिया, यहाँ पे देखो H2SO4 लिया, HNO3 भी ले सकते हो। HNO3 लोगे तो यहाँ पे CaNO3 ट्वाइस बनेगा, यहाँ पे NaNO3 बन जाएगा। बस बात की 2 चीजें तो फिक्स है हमारी, क्योंकि जल और कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पूछ सकता है, बनाओ तो वही पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है। कैसे, क्या करेगा, CaCO3 प्लस छोड़ दिया, तीर के बाद CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें नहीं, वो बैलेंस नहीं देगा, वो सामने गिनती लगाएगा नहीं, तुमको बैलेंस करना है। ये हमारा सीधे सीधे बैलेंस हो गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बैलेंस होता तुम्हें बैलेंस भी करना होता, नहीं तो 1 नंबर के रिएक्शन में आधा नंबर काट दिया जाएगा। ध्यान दिए रहना। अकार्बनिक रिएक्शन जो होते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उनमें जब तक तुम उसको संतुलित नहीं करोगे तब तक तुम्हें पूरा नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। अभी जब हम लोग आगे कार्बनिक पढ़ेंगे, कार्बनिक रिएक्शंस को संतुलित करो या ना करो, नंबर तुमको उसमें पूरा मिलता है। लेकिन जो अकार्बनिक रिएक्शन है उनको संतुलित करना अति आवश्यक होता है, उनको बिना संतुलित किए तुम्हें पूरा नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमको इसको भरना है। अब तुम देख रहे होगे कि CaSO4 बना जो कि एक धातु लवण है, H2O बना जो कि जल है, और CO2 बना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दिखाई दे रहा है। तो ये किसकी क्रिया में बनता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया पर बनता है ना। तो यहां पर तो हमको धातु का कार्बोनेट दिख ही रहा है, प्लस में हमको अम्ल रखना है, कोई अम्ल रखना है। कौन सा रखेंगे, अपने मन से रख दे HCl, नहीं, HCl रखेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन ही नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है जो हम लेते हैं वही हमको मिलता है। ये तो भगवान भी कहते हैं जो करोगे वही फल मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे सल्फेट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरीन लेके अचार थोड़ी ना डालें। सल्फेट बना तो सल्फेट का ही अम्ल लेना है। सल्फेट का अम्ल क्या जानते हो, H2SO4, तुमको ऐसे भर देना है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उसका तुम्हारे पास तैयार होना चाहिए। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, 4 रिएक्टर रटा दे, 5वां दे दिया तो क्या करोगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने हिंदी वाला तरीका नहीं याद रखा है, हमने यहाँ पे लिखवा दिया होता सीधे तुमको कि सोडियम कार्बोनेट की HCl से क्रिया इस प्रकार होती है, एक लिखवा दिए, दूसरा लिखवा दिए, मान लो एक और लिखवा देते, इसी की क्रिया HNO3 के साथ लिखवा देते, वो Na2CO3 की क्रिया HNO3 से पूछ देता, तब क्या करते। लेकिन अगर तुम हिंदी वाला कॉन्सेप्ट तैयार रखते हो तो Na2CO3 तुरंत पकड़ लो, नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट है, और प्लस HNO3 से पूछा तो उसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, अर्थात वो एक अम्ल है। तो धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से हुई, तुरंत तुम्हें कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कि धातु का लवण बनेगा। सोडियम कार्बोनेट हमने लिया था, मतलब सोडियम का लवण बन जाएगा, इसके साथ HNO3 के NO3 के साथ, क्योंकि उसका H छूट जाएगा ना, उसके बाद से प्लस जल बन जाएगा, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार है तो आगे का काम हो जाएगा। जैसे मैथ में हमको फॉर्मूला तैयार होता है तो हम 4 सवाल 5 सवाल लगा लेते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूला बताए अभी हम एक सवाल बता दें तो दूसरा अगर थोड़ा सा भी बदला तो लटक जाओगे तब। ठीक है, ये ध्यान देना, इसीलिए कॉन्सेप्ट तैयार करना जरूरी है। तो ये जो हिंदी वाला पॉइंट है इसको जरूर तैयार किया करो। ऊपर के रिएक्शन में भी हमने हिंदी वाला रिएक्शन लिखवाया था, जो पहला वाला कल बताया था, लिखवाए थे ना। तो ये हिंदी कॉन्सेप्ट जरूर तैयार रखा करो, वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो सबके लिए काम करता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से तो हमने इसको भरा था, इसी कॉन्सेप्ट से तो इसको भरोगे कि धातु का लवण बनेगा, धातु का लवण बना है प्लस H2O है प्लस CO2 है। नहीं तो कैसे कैसे CO2 बना है? मान लो यहाँ पर तो CO2 बन गया था, लेकिन यहाँ पर तो SO4 है, SO2 भी तो बन सकता था। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि केवल Cl था, दिख रहा है? तो इसलिए तो CO3 से CO2 बनना ही था। लेकिन यहाँ पर सोचो CO3 से CO2 बनता है, कल वाले रिएक्शन में हमने देखा था SO4 था तो बाद में SO2 भी बना था, जो दूसरा नंबर बताए थे। तो SO2 भी तो इधर बन सकता है, क्यों नहीं बना है? क्योंकि H2SO4 अम्ल का सल्फेट है, उसने कैल्शियम से क्रिया करके अपना लवण बना लिया है और उसका ऑक्साइड बनाने में कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है ना, हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही तो बनाए हैं। धातु का लवण बन गया प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर नहीं तैयार होता तो यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, किसका? हाँ, नहीं समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अभिकारक में H2O रहेगा नहीं, अभिकारक 2 ही हमारे पास है। इसमें यहाँ पे इसमें कहाँ पे? ये अच्छा, H2O तुमको नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे? तो H2O कहाँ दिख रहा है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से मिलकर बना है, उससे नहीं मतलब। 2H मिलकर H2O बनाना है तुमको, बाद में H2O बना लेना, बाद में उसको गुणा भाग करा के यहाँ संतुलित करते रहो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक H यहाँ से मिल गया, एक H यहाँ से मिल गया, तो हमारा काम हो गया, संतुलित नहीं करना पड़ा हमें, फायदे में आ गए हम। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहीं पे केवल हाइड्रोजन था ना, फिर भी हमें बाद में H2O लिखना है। बाद में तो तुम्हारा जो बनेगा उसको लिखना ही है, उसके बाद उसको गुणा भाग करा के तुमको संतुलित करना है ना। अभी हम यहाँ पे इसको बोल दिए होते, ये वाला रिएक्शन CaHCO3 प्लस H2SO4, अभी देखो तुमको दिख रहा है ना, तो बाद में बनेगा वही, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम उसको संतुलित करेंगे तब क्या बनाएंगे, इसको CaSO4 बनाएंगे प्लस H2O और प्लस क्या CO2, बनना तो हमको इतना ही है। अब इसको संतुलन में लाओ तुम, गुणा भाग करा के। संतुलित है क्या? अभी नहीं संतुलित है। ये क्या करना होगा, यहाँ पे 3 हो गया है, हो गया ना, इसको 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, इसको 2 कर दो, हो गया। क्या चीज? हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 2 2 4 2 6 हो गया ना, इसको 3 कर दो, हो गया? नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कितना 6 है, ये संतुलन में हो जाएगा, बता रहे हैं। तीसरी हेडिंग देखो, तीसरी हेडिंग अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। गलत लिखें कहां से आएगा?
हेडिंग क्या लिखे अभी? दिख रहा है कहाँ गलत लिखे हैं? ये क्या बनाए हैं हम? कैल्शियम बाइकार्बोनेट ना, यानी कि इसका सूत्र निकालो क्या आएगा? ये क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट क्या बनाता है? माइनस बनाता है। इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर कटेगा, तो इसका 2 इसके नीचे जाएगा ना, और इसका 1 इसके नीचे आएगा, तो CaHCO3 2 होगा होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला बनेगा इसका। जब फॉर्मूला ही गलत था तो संतुलित कहां से होगा? ठीक है, तो अब इसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। CaHCO3 ट्वाइस। अब देख सकते हो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया ना, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, काम हो गया। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? इसमें देखो H के नीचे 2 का गुणा है, 2 हाइड्रोजन हो गया, दिखाई दे रहा है। उसके बाद से तुम्हारा कार्बन के नीचे भी 2 का गुणा होगा, 2 कार्बन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? ये 3 है, और नीचे 2, 3 दूनी 6 है। SO4 वाला तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे वो संतुलित ही है। तो इनमें देखो 2 है, और 2 दूनी 4, 2 6 है। दिखाई दे रहा है? अब संतुलित हो गया है। यही हम लोग गलत लिख रहे हैं, तो संतुलित कहां से होगा? तो ये प्रकार से इसकी क्रिया हो सकती है। तो तुमको भले ही दोनों में हाइड्रोजन दिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, या न दिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बनेगा हमारा वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि बाद में H2O प्लस CO2, संतुलन की प्रक्रिया बदल जाएगी। यहाँ पे देखो 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ा, ये अपने आप संतुलित हो गया था। तो कहीं हम लोग फायदे में हो जाते हैं, कहीं हम लोग घाटे में हो जाते हैं, लेकिन बनना तो वही होगी। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो अब अगली हेडिंग देखो। अगला वाला हेडिंग क्या था? अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, तो लिखो धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया अम्लों से कराने पर, अम्लों से कराने पर, अम्लों से कराने पर धातु लवण तथा जल बनता है। अम्लों से कराने पर धातु लवण तथा जल बनता है। हो गया? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्या लिखे? अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराने पर धातु लवण और जल बनता है। हो गया ना? देखो, ये धातु ऑक्साइड हो गया ना, प्लस अम्ल, तीर के बाद लवण प्लस जल। तनिक दिमाग को पीछे ले जाओ, मेमोरी चिप में अपने याद करो क्या भरा हुआ है। पीछे हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कक्षा 8 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, कुछ पढ़े हो? लवण और जल किसमें बनता है? सॉल्ट और H2O किसमें बनता है? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन में। वही है ये। कैसे है? ये क्या है? धातु ऑक्साइड है ना, मेटेलिक ऑक्साइड। और हमने पढ़ा था धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात क्षार बनाते हैं ना।
तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। जैसे ही अम्ल में घुला था क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। तो पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं, हो गया ना। तो अब एग्जाम्पल में देख लो एक तो, पहले मान लो किसका ऑक्साइड लिया जाए, किसी भी धातु का ऑक्साइड लो, तीर के बाद धातु लवण बनेगा, धातु लवण लिख दो, फायदे में रहोगे। हो गया ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको डिब्बे में बंद कर लेना जिससे आसानी से समझ जाओ। अब क्रिया करा दो फटाक से। किसकी क्रिया, कौन सा ऑक्साइड लिया जाए? सोडियम का ले लें, मैग्नीशियम का ले लें। चलो, मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है जी? 2+ बनाता है, 2+। ठीक है, मैग्नीशियम बनाता है 2+। उसके बाद से इसको किसके साथ जोड़ना है? ऑक्साइड बनाना है ना, तो ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। इस पे कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है, तो 2+ से 2 माइनस कट गया, कितना आया जी? 1 तो सूत्र क्या बन गया? MgO बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO प्लस इसकी किस अम्ल से क्रिया करा दे? किस अम्ल से क्रिया कराएं? HCl से, नाइट्रिक अम्ल। चलो, HNO3 से क्रिया कराते हैं इसकी नाइट्रिक अम्ल से। तो अब देख रहे होंगे, मैग्नीशियम धातु ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड हो गया, प्लस नाइट्रिक अम्ल, अम्ल मतलब अम्ल, दोनों की क्रिया से धातु लवण, तीर के बाद धातु लवण। कौन सी धातु है यहाँ पे? Mg। लवण बनाना है तो अम्ल के विलायन के पास भागेगी ये, क्योंकि इसका H हट जाता है। तो कौन है ये? NO3। तनिक उसका सूत्र बना लो। Mg बनाता है 2+ और NO3 बनाता है सिंगल माइनस। तो 2 और 1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, मतलब Mg कोष्ठक में लिखोगे NO3 और उसके नीचे 2 गया ना, 2 लगेगा। हो गया, MgNO3 ट्वाइस, मतलब धातु का लवण बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। कैसे नाम पड़ा? Mg से हो गया मैग्नीशियम और NO3 का नाम नाइट्रेट हो गया, और प्लस क्या? जल। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेगा कि MgO लिख देगा प्लस HNO3 लिख देगा, तीर के बाद इसको छोड़ देगा, जल भर देगा। तुम भर के दिखाओ क्या भरना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कि MgO एक धातु का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्लस अम्ल से क्रिया करेगा तो धातु का लवण बनेगा। और धातु का लवण हमेशा कैसे बनता है? अम्ल का हाइड्रोजन हट जाता है, जो ऋणायन बचता है वो किसके पास चला जाता है? धातु के पास चला जाता है, अर्थात धनायन के पास चला जाता है, जिससे लवण बन जाता है। ठीक है ना, ये प्रकार से बन गया हमारा। नोट कर लो। क्या नोट कर लो? पहले हिंदी वाला नोट करो, जल्दी जल्दी करो, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। जैसे लिखो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोष्ठक में सूत्र लिख लेना MgO, MgO हो गया, की क्रिया, की क्रिया, की क्रिया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कोष्ठक में HNO3, नाइट्रिक अम्ल कोष्ठक में HNO3 से हो गया, निम्न प्रकार होती है, से निम्न प्रकार होती है।
हो गया। चलो अब देखो, इसको लिख लो फटाक से। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HNO3, 3 के बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O, क्या बनेगा? इसमें संतुलन में है ये नहीं है, यहाँ पे 2 का 2 हो गया। नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी।